हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम हिंदी ग्रामर में समास करेंगे। समास यानी कंपाउंड। बच्चों, समास का मतलब संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया के बाद एक शब्द को व्यक्त किया जाता है। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का बेटा। लाल किला, लाल रंग का किला। नाना नानी, नाना और नानी। ऊपर लिखे शब्द राजपुत्र, लाल किला, नाना नानी सामासिक शब्द कहे जाते हैं। समासिक शब्द कहे जाते हैं का मतलब कि ये समास है, कंपाउंड है, दो शब्दों को जोड़कर बनाए गए हैं। अभिव्यक्ति में इसमें दो चीज़ों को व्यक्त किया जा रहा है। जैसे राजा का पुत्र है तो हम उसको राजपुत्र या राजकुमार कहते हैं। लाल रंग का किला है तो उसे लाल किला बोल दिया। नाना और नानी है, दादा और दादी हैं तो हम दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी ऐसे बोलते हैं। और इनके लिए हम एक छोटा सा डैश लगा देते हैं, एक छोटी सी तिरछी लकीर लगा देते हैं। क्योंकि ये क्रमशः राजा का पुत्र, लाल रंग का किला और नाना नानी के संक्षिप्त रूप हैं, इसलिए ये सामासिक शब्द हैं। जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो ये सामासिक पद कहलाते हैं। दूसरी ओर राजा का पुत्र, लाल रंग का किला, नाना और नानी ये सब समास विग्रह कहलाते हैं। ये सभी शब्द सामासिक शब्दों के विग्रह के रूप फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। विग्रह का मतलब होता है जब हम उनको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। अतएव इस प्रकार समास की परिभाषा दी जाती है। समास क्या है? शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसका मतलब है कि दो तीन शब्द हैं या कुछ शब्दों का ग्रुप है और उसको हमने जब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो वो हो गया समास। समास विग्रह की परिभाषा इस प्रकार दी जाएगी। समस्त पदों का विग्रह करने पर या उन्हें अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। मतलब उसको तोड़ तोड़ के अगर हमने लिख दिया तो वो हो गया समास विग्रह। जोड़ दिया वो समास हो गया। और जैसे हमने नाना नानी लिखा, नाना नानी लिखने से बीच में डैश लगा दिया। पशु पक्षी के बीच में डैश लगा दिया। पशु और पक्षी लिखा तो ये क्या हो गया? ये पदों का विग्रह हो गया, अलग हो गया। पशु भी हैं और पक्षी भी हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि समास के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, समस्त पद या सामासिक पद एवं समास विग्रह। ठीक है। सामासिक पद यानी समास में लिख दिया हमने, दो चीज़ों को जोड़ दिया एक छोटी सी लाइन लगा के। और समास विग्रह में हमने उन्हीं चीज़ों को अलग अलग या डिटेल में लिख दिया। समास 6 प्रकार के होते हैं। यानी समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। अब एक एक करके समझते हैं कि ये है क्या चीज़। अव्ययी भाव समास, जिन समस्त पदों में पूर्व पद यानी पहला पद जो है वो प्रधान होता है या मुख्य होता है और समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अजन्म, अजन्म, आ अलग है और जन्म अलग है और इसका मतलब क्या होता है? जीवन भर या जन्म भर। ठीक है। आज जन्म मैं आपका ऋणी रहूँगा, मतलब पूरे जीवन भर मैं आपका उपकार मानूंगा या आपका कर्जदार रहूँगा। तो आ जन्म का मतलब आ जन्म एक पद है। इसमें आ जो है वो मुखिया है या पहला पद है और प्रधान होने की वजह से उसने सेकंड पद जो है जन्म, उसके लिए बताया कि आ जन्म यानी जीवन भर। यथाशक्ति मतलब शक्ति अनुसार। आपने कई बार टीवी में देखा होगा ब्राह्मणों को बोलते हुए, पंडितों को बोलते हुए, यथाशक्ति दान कीजिए, यथाशक्ति दान करें
सामर्थ्य के हिसाब से दान करें का मतलब क्या होता है कि जितना आपके पॉकेट में है उस हिसाब से दान करो। ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ दान कर दिया और बाद में भूखे मर रहे हो। ऐसा दान ना तो किया जाता है, ना ऐसा दान स्वीकार होता है। दान का मतलब होता है कि अगर आपकी इच्छा है, आपकी खुशी है और आपके पास इतना पैसा है कि आप दान कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, तो आपको मदद करनी चाहिए। यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं 5 रुपये किसी की मदद कर सकता हूँ तो मैं 5 रुपये मदद कर दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मैंने 100 का 100 उठा के दान कर दिया, अभी मैं फिर भीख मांग रहा हूँ दूसरों से कि लाओ भैया मेरे को थोड़ा सा दो तो मेरा काम चले। ऐसा नहीं करना होता है। भर पेट मतलब पेट भर के। भर पेट भोजन किया और यात्रीगण आगे बढ़ गए। मतलब किसी भंडारा चल रहा था, कहीं कोई भोजन की व्यवस्था थी, आपने खाना खाया और फिर आप आगे बढ़ गए। भर पेट मतलब पेट भर के। ठीक है, ये समास विग्रह है। पेट भर के यानी ये समास का विग्रह है। भर पेट, भर जो शब्द है ये प्रधान है, पहला पद है और प्रधान है। किसकी बात कर रहा है? वो पेट की बात कर रहा है। रातों रात, रात ही रात में। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई व्यक्ति जैसे किसी खेत को देखने जाता है और रात सुबह देखता है तो बहुत अच्छा खेत था, हरा भरा था, फल फ्रूट उसमें जो भी थी लगे हुए थे, और रात में ही उसमें कोई जानवर घूम गया और उसने पूरे खेत का जो था हुलिया ही बिगाड़ दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। तो अगले दिन वो क्या कहेगा कि रातों रात ही इस खेत का काया परिवर्तन हो गया, कायाकल्प हो गया, मतलब उसकी स्थिति को खराब कर दिया। ठीक है, रात ही रात, रातों रात। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हर दिन। प्रतिदिन हमें स्कूल जाना होता है। प्रतिदिन का मतलब हमें हर रोज स्कूल जाना होता है। ठीक है ना, सुबह चाहे कितनी नींद आ रही हो लेकिन फिर भी हमको स्कूल जाना होता है। तो प्रतिदिन क्या है? प्रत्येक दिन, हर रोज। उपयुक्त समस्त पदों में पूर्व पद यानी जो पहले लिखा है वो बाकी का जो सेकेंडरी पार्ट है उसका क्या है? बॉस है, प्रधान है, और उसका डिसाइड वो डिसीजन ले रहा है। जन्म भर का जन्म, जन्म मतलब एक जीवन का पूरा हिसाब किताब किसने बना दिया? आ लगाने के बाद में जीवन भर का हो गया वो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। अतः हम कह सकते हैं कि जिन समस्त पदों में पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास के कुछ अन्य उदाहरण हैं। प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, आमरण मृत्यु तक, बेखटके, बिना खटके यानी बिना रोक टोक के। इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बिना खटके ही किसी घर में घुस जाते हैं, तो उसका क्या है? बिना रोक टोक के ही वो किसी के भी घर में घुस जाते हैं। क्यों घुस जाते हैं? क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है, चंचल स्वभाव के हैं। तो अड़ोस पड़ोस के घरों में नीचे से आए कोई मुस्कुरा के बोल देता है तो धड़धड़ाते हुए उसके घर में घुस जाते हैं। जो बिना किसी डर के घुस जाए वो हो गया बेखटके, बिना रोक टोक के। आजीवन, जीवन भर। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ। जैसे किसी का परिवार है जिसमें 5-7 लोग हैं और कोई छोटा बच्चा, आप ही लोग गांव जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है? दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं और गांव पड़ोस के होते हैं। तो वो बच्चा जो है वो गोद में घूमता रहता है। कभी किसी की गोद में खिला रहा होता है कोई, कभी कोई दूसरा परिवार का व्यक्ति उसे खिला रहा होता है, कभी दादी खिला रही होती हैं, कभी दादा खिला रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये थोड़े दिन के लिए आया है फिर ये घर चला जाएगा। तो जितना प्यार लाड उनको लुटाना होता है वो उसी थोड़े समय में उसके ऊपर निछावर कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कि हाथों हाथ। गांव जाता है तो ये तो हाथों हाथ ही रहता है, ज़मीन पे उतारते ही नहीं लोग इसको, मतलब गोद गोद में ही वो खेलता रहता है। प्रत्यक्ष का मतलब है आँखों के सामने। एक चीज़ आपने हमेशा सुनी होगी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है? जो चीज़ आपको दिख रही है उस चीज़ के लिए आप प्रमाण क्यों मांग रहे हो? प्रमाण मांगने का मतलब सबूत मांगना। जैसे दिन है, उजाला है, सूर्य निकले हुए हैं, और अगर कोई आपसे आकर ये बोले कि नहीं जी रात हो रही है,
तो आप उसको यही कहोगे कि यार कैसा मूर्ख आदमी है, इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, सूरज निकला है, चिड़ियाँ चहक रही हैं, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिन का समय है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है और इसके लिए भी ये सबूत मांग रहा है। ठीक है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सत्य है, जो दिख रहा है, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष का मतलब आंखों के सामने। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ऐसा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है या विभक्ति चिन्ह विलुप्त हो जाता है, उनको तत्पुरुष समास कहते हैं। अब ये चीज़ आपके सिर के ऊपर से करके निकल गई है। उत्तर पद का मतलब होता है, देखिए पूर्व पद का मतलब होता है पहला और उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा, बाद वाला। ठीक है, जिसमें बाद वाला पद जो है उसको जब जोड़ा जाता है तो उसके बीच में जो शॉर्ट हम ये लेटा हुआ सा निशान बनाते हैं ना, नाना नानी के बीच में हमने डैश लगाया था, वो डैश नहीं लगाते, हमने एक ही शब्द उसको बना देते हैं, एक ही पढ़ते हैं, उसको कहते हैं हम तत्पुरुष समास। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, पुस्तक के लिए आलय यानी पुस्तक के लिए घर, हिमालय हिम के लिए घर या हिम का आलय यानी हिमालय, जेब खर्च जेब के लिए खर्च, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, गृह प्रवेश गृह में प्रवेश। ये शब्द क्या हैं? इसमें जो उत्तर पद है वो प्रधान है। ठीक है, पुस्तकालय यानी पुस्तक का घर यानी लाइब्रेरी की बात हो रही है, तो जो आलय है वो सेकंड पद है और ये प्रधान है। इसमें खर्च प्रधान है। इसमें जेब के लिए खर्च, जेब खर्च, तो जेब थोड़ी खर्चा करती है, खर्चा तो आप हम करते हैं ना, लेकिन खर्चा रखा कहाँ जाता है? जेब में रखा जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि भाई जेब खर्च दे दो, थोड़ा सा पॉकेट मनी मम्मी इधर देना। अकाल से पीड़ित, कोई एरिया है जहाँ सूखा पड़ गया है, अब खाने पीने का दुखी हो रखे हैं लोग, तो पीड़ित शब्द जो है वो यहाँ पे उत्तर पद है और यहाँ प्रधान है। किससे पीड़ित है? अकाल से पीड़ित है, यानी अकाल जो है ये इसका पूर्व पद है। ये है तत्पुरुष समास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, प्रवेश किया, कहाँ प्रवेश किया? मंदिर में प्रवेश किया या किसी के सिनेमा घर में प्रवेश किया, यहाँ गृह में प्रवेश किया तो गृह प्रवेश हो गया। यानी प्रवेश जो है अंदर जाना, घुसना, ये उत्तर पद है। प्रथम पद है गृह यानी घर, और इसमें में की जगह गृह प्रवेश हमने वन वर्ड बनाया, इसमें हमने डैश नहीं लगाया, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के कुछ अन्य उदाहरण, गंगा जल, गंगा का जल, जल है किसका? गंगा का। और गंगा क्या है? गंगा एक पवित्र नदी है, हिंदुओं की माता कही जाती हैं, और ये माना जाता है कि जिसके जो भी पाप हैं या जो भी उन्होंने गलतियां करी हैं, गंगा स्नान करने से वो सबसे उनको मुक्ति मिलती है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा, कृत का मतलब होता है रचित, रचना की हुई। ठीक है, तुलसीकृत क्या है? रामायण है, रामचरितमानस है, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। ठीक है। कार्यकुशल, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल का मतलब एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन। आपके जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो क्या है? कार्य में कुशल व्यक्ति हैं, कार्य में कुशल महिला हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी समय से वो टीचिंग कर रहे हैं, लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, और अब अपने काम में क्या है? वो दक्ष या कुशल हैं। ठीक है, कुशल शब्द के लिए हम दक्ष शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। कौन है भाई माखन चोर? सारे छोटे बच्चे जिनको माखन अच्छा लगता है, जो कभी कभी चीनी भी चुरा लेते हैं, कभी कभी चॉकलेट भी चुरा लेते हैं, और माखन चोर तो हमारे एक ही हैं, कृष्ण जी। राजमहल, राजा का महल। इसके बाद है द्विग समास, ऐसे समस्त पद जिसमें पूर्व यानी पहले का पद संख्यावाचक विश्लेषण होता है, वहीं दोनों पदों का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचतत्व, नवरत्न, पंजाब। ठीक है, ये क्या है?
ये नंबर वाली संख्या है, न्यूमेरिकल जो आपको बता रहा है, कोई नंबर बता रहा है और उसके बाद चीज़ बता रहे हैं। जैसे पंच तत्व, हमारा शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ, हवा, पानी, आग, ये सब बताते हैं ना कि इन 5 तत्वों से शरीर बना है और मरने के बाद में ये पंच तत्व उसी में ही विलीन हो जाते हैं। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरत्न आपकी अंगूठी में भी नवरत्न होते हैं और अकबर के दरबार में जो उसके जितने भी गुणी लोग थे उनको भी नवरत्नों में गिना जाता है। ऐसे शिवाजी के उसमें भी अष्ट प्रधान बोला जाता है, यानी 8 लोग हैं जो प्रधान हैं। प्रधान का मतलब 8 मंत्री हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट का काम देखते हैं। पंजाब यानी 5 आब। आब का मतलब पंजाबी में होती है नदियाँ, तो 5 नदियों का समूह है पंजाब, इसलिए उसका नाम पड़ गया पंजाब। कुछ और द्विगु समास हैं, जैसे शताब्दी, शत आब का समूह। आब्दों का मतलब है वर्ष, 100 वर्ष हो गए तो शताब्दी हो गई। त्रिनेत्र, त्रिनेत्रों का समाहार, यानी जिसके त्रिनेत्र हैं, 3 नेत्र हैं, और 3 नेत्र किसके हैं? भगवान शिव के। नवरात्र, 9 रात्रों का समूह, यानी 9 रातों का समूह नवरात्र। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला या 4 भुजाओं का समाहार। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का 8 अध्यायों का समाहार। यहाँ समाहार लिख रखा है, अगर आपको समाहार याद ना रहे तो इसे संयोग कर दीजिए। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होता है? ऐसा समास जिसमें दोनों पक्ष, पहला और दूसरा, प्रधान होते हैं। इसके बीच हाइफन यानी डैश का चिन्ह लगा होता है। विग्रह करने पर हाइफन की जगह पे या अथवा और एवं लग जाता है। जैसे भाई बहन, माता पिता, दिन रात, हार जीत, तो यहाँ पे क्या हो गया? भाई और बहन, माता और पिता, रात और दिन, हार और जीत या हार या जीत। ठीक है। द्वंद्व समास के कुछ अन्य उदाहरण हैं। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, आजकल, आज या कल, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण अथवा दोष, अपना पराया, अपना या पराया, राजा और रंक, राजा और रंक। राजा रंक का मतलब राजा हो गया जिसके पास बहुत पैसा है, और रंक हो गया भिखारी। ठीक है। अपना पराया, जो अपना है मतलब जिसे मैंने या तो अर्जित किया है या मुझे मेरे मम्मी पापा ने दिया है। पराया है किसी दूसरे का या गैर का किसी का। गुण और दोष, गुण अच्छी आदतें और दोष का मतलब बुरी आदतें। कर्मधारय समास, जिस समास के समस्त पद के दोनों पद पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। देखिए, या जब हम किसी की तुलना करते हैं, किसी को हम उसकी विशेषता बताते हैं, या कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पर्टिकुलरली किसी देवी देवता या किसी व्यक्ति के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। विशेषण या विशेष्य है, उपमा या उपमेय है। उपमान का मतलब हम कमल नयन कहते हैं, जैसे भगवान विष्णु को कि कमल नयन, मतलब उनके आँख के नयन जो हैं वो कैसे हैं? कमलों के समान हैं, कमल के समान है। चरण कमल, यानी आपके जो चरण हैं वो कमल के समान है। मृग नयन, आपकी आंखें कैसी हैं? मृग के समान है। मृग का मतलब हिरन, हिरन की आंखें देखें, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, बहुत सुंदर आंखें होती हैं। तो अगर आपको किसी की तारीफ़ करनी है, किसी लड़की की तारीफ़ करनी है या किसी व्यक्ति की तारीफ़ करनी है जिसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इसके नयन तो बिल्कुल मृग की तरह है, यानी ये तो मृग नयनी है या मृग नयन है। नील गगन, नीला हो जो गगन, नीला है जो गगन। ठीक है, यानी आकाश कैसा है? नीला है। विशेषता क्या है? आकाश की विशेषता है कि वो नीले रंग का है। कब होता है नीले रंग का? बारिश के बाद। अभी देखिए इस समय करंट में सबसे सुंदर आसमान है, बीच बीच में वाइट वाइट पैचेस दिखते हैं, फिर नीला नीला दिखाई देता है। सर्दियों में दोपहर के टाइम जब सूर्य ऊपर चढ़ा होता है तो आसमान इतना चटक नीला बढ़िया सा दिखाई देता है कि प्रसन्न हो जाता है मन। कर्मधारय समास के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। महादेव, महान है जो देव, या देवादिदेव, देवताओं के भी जो सर्वोच्च देव हैं वो महादेव हैं, है ना। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है,
वो पुरुषोत्तम है। और पुरुषों में उत्तम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनके समान कोई पुरुष नहीं है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। यहाँ अंबर का मतलब आसमान से नहीं है कि आप तो कहोगे अरे आसमान पीला हो गया, तो यहाँ आसमान से पीला नहीं है। पीतांबर का मतलब, अंबर का मतलब कपड़ा होता है। तो आपने देखा है भगवान विष्णु हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, गुरु भगवान पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। महात्मा, महान है जो आत्मा, जिसकी आत्मा कैसी है? महान है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, यानी जो बोलता है तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। तो ये अमृत वर्षा कैसी है? वाणी के द्वारा, बोलने के द्वारा जब किसी सामने वाले को ज्ञान दिया जाए, ऐसी बातें बताई जाएं जिससे उसका भला हो, तो ये है वचनामृत, यानी वचनों के द्वारा दिया गया अमृत। नील गाय, नीली है जो गाय, हालांकि नील गाय नीले रंग की नहीं होती है। मैं बता दूं, हिरण का बड़ा वर्जन है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चिड़ियाघर वगैरह में देखिएगा, हिरण होता है और हिरण से थोड़ा बड़ा होता है जो नील गाय होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गधा, गधे के बाद में जो ज़ेब्रा होता है वो गधे से थोड़ा बड़ा होता है, ऊंचा होता है। उसके ऊपर से टट्टू होता है, टट्टू या खच्चर कहते हैं, पहाड़ों में आमतौर पे ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं उसको। फिर घोड़ा आता है, ठीक है ना। और घोड़े के बाद फिर जिराफ आता है। ये सब एक ही डिपार्टमेंट वाले हैं, लेकिन इनकी हाइट में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। ये सब शाकाहारी हैं। उसी तरह नील गाय को नील गाय ऐसे ही बोल दिया गया, लेकिन वो नीली नहीं होती है, उसमें डार्क ब्लूइश या ब्लैकिश कलर का वो होता है और हिरन से बड़ा होता है। इसके बाद है क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। जब आपको गुस्सा आता है तो आपका कान गर्म हो जाते हैं और सिर तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। और जब आप बात नहीं मानते हो तो मम्मियों का भी सिर गर्म होता है, ठीक है। महादेव, महान है जो देव, ये नीचे भी दे दिया ऊपर भी दे दिया, 2 बार रिपीट हो गया। बहुब्रीहि समास, ऐसा समास जिसके समस्त पदों के दोनों पद, पहला भी और बाद का भी, प्रधान नहीं होते बल्कि किसी तीसरे का ज्ञान या परिचय कराते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी भगवान गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शिव। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, जैसे मैंने अभी बताया भगवान विष्णु। बहुब्रीहि समास के कुछ और अन्य उदाहरण हैं। गजानन, गज के समान आनन यानी मुख, जिनका मुख है हाथी के जैसा, गज के जैसा, गजमुख है, तो वो कौन है? गजानन यानी भगवान गणेश। सुलोचना, सुंदर हैं लोचन जिसके, यानी लोचन क्या होते हैं? नयन या आँखें, जिसकी आँखें सुंदर हैं, विशेष स्त्री। चतुर्भुज, चतुर्भुज या चतुर्मुख, 4 मुखों वाला, अर्थात भगवान ब्रह्मा। पद्मासन, पद्म आसन है जिसका, माँ सरस्वती हैं। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिनके, भगवान शिव हैं। कमल नयन, कमलों के समान नयन हैं जिनके, भगवान विष्णु हैं। अब इसके बाद में हम लेते हैं आगे कि आइए जानते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में कैसे अंतर किया जाता है। कमल के समान नयन, कमल नयन, विशेषण विशेष का संबंध है, ये कर्मधारय समास है। और कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाले, अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास है। कमल नयन, आप किसी के लिए, कमल के समान नयन है जिसके, तो किसी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और जहाँ कह दिया कि कमल नयन, प्रभु मेरे कमल नयन है, तो यहाँ पे भगवान विष्णु की आराधना की जा रही है, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, कर्मधारय समास है। और पीले हैं अंबर जिसके, वो कृष्ण जी हैं, बहुब्रीहि समास है। समास विग्रह का अंतर स्पष्ट कराया गया है, ठीक है। जहाँ हमने समान कहा, कमल के समान नयन है, तो विशेषण विशेषण बता रहे हैं, तो ये कर्मधारय है। कमल के समान नैनों वाले हैं तो भगवान विष्णु हैं, ये बहुब्रीहि समास है। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आएंगे ज़रूर, क्वेश्चन जब आएंगे पेपर में, तो इसका ध्यान रखना कि अगर किसी की विशेषता विशेषण बता रहे हैं तो वहाँ कर्मधारय समास आता है। और जब किसी को डेडिकेटेड कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कमल नयन है, पीतांबर है, तो ये
भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है, दैट्स ऑल। ये समास आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो आज हमने क्या जाना कि समास जो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे दादा दादी हैं तो हमने एक डैश लगाया और उनको जोड़ दिया, दादा और दादी। ठीक है, इसके भेद हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए इसको 2 बार 3 बार आप अच्छे से देखना, उदाहरण के साथ में देखना। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको ये सब कुछ समझा दूंगी। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।